A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll study the final closure of English language playlist. Since 26th of April 2022 को आपका एग्जाम है, तो उसी से रिलेटेड first we'll study the suggestions that council itself gives you. ये आपका 2018 का पेपर है, जिसमें 2018, 19 और 20 के हम 3 पेपर्स स्टडी करेंगे. सिर्फ उसके सजेशंस पढ़ेंगे क्योंकि बाकी चीजें हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं. देन वी विल स्टडी द टाइम मैनेजमेंट कि आपको अगर आपको 1.5 घंटा दिया है तो उसमें आपको कितने समय में क्या चीज करनी है. रीडिंग टाइम जो दिया हुआ है उसमें क्या चीजें हैं जो आपको अटेम्प्ट करनी है, मतलब अटेम्प्ट इन द सेंस कि पढ़ने के लिए या समझने के लिए क्या चीजें जो आपको अपने ब्रेन में रिकॉल करनी है. आफ्टर दैट वील स्टडी द पेपर प्रेजेंटेशन. ऑब्वियसली सुंदर सुंदर राइटिंग हर कोई लिखाना सिखाता है. यहाँ पर यू विल स्टडी कि व्हाट मिस्टेक्स यू आर नॉट सपोज टू डू. सिंस आई एम अ टीचर और हमने भी बच्चों की कॉपियां चेक की हैं, बोर्ड की नहीं बट फिर भी हमने कॉपीज चेक की हैं, हमें पता है कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं. आई डोंट वांट यू ऑल टू रिपीट दैट इन योर एग्जाम्स. ओके, एंड एट लास्ट अभी तक इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, आई विल रीडिस्कस इट अगेन सो दैट अगर वो क्वेश्चन आपके माइंड में तो आपको भी वो समझ में आ जाए. ओके, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि ये 2018 का पेपर है जिसमें सजेशंस दिए गए हैं. हम तीनों सालों के सजेशंस पढ़ेंगे. सबसे पहला है प्रैक्टिस इंग्लिश पेपर 1 एज अ होल वेरी सीरियसली. कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे लास्ट में सैम्पल पेपर देख करके चले जाएंगे. तो काउंसिल आपसे सबसे पहली चीज यही कहता है कि आपको इंग्लिश पेपर को पूरी तरह से पढ़ना है, मतलब इन द सेंस कि उसकी प्रैक्टिस जब भी करो. लाइक डायरेक्टेड राइटिंग है तो सब कुछ पढ़ो, टाइप्स ऑफ ऐसे हैं तो सब पढ़ो, और प्रपोजल राइटिंग है तो उसके फॉर्मेट को अच्छे से प्रिपेयर करो. देन रीडिंग ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पेरियोडिकल्स इज अ मस्ट. अराउंड 2 मंथ्स पहले आई आस्क्ड यू कि जब हमने सैम्पल पेपर डाला था इंग्लिश लैंग्वेज का, हमने तभी आपसे बोला था कि न्यूज़पेपर को उठाओ, इंग्लिश न्यूज़पेपर को उसको पार्ट्स में डिवाइड करो और उसको पढ़ो. देन रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी. सिंस ग्रामर इस बार आपके में नहीं है सेकेंड सेमेस्टर में, बट स्टिल इफ यू फाइंड सम न्यू वर्ड, राइट इट डाउन, उसकी मीनिंग्स लिख लो अपने पास और उसको अपने डेली यूसेज में रखा करो. सॉल्व पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स. मेनी ऑफ द एटलीस्ट डायरेक्टेड राइटिंग और प्रपोजल राइटिंग के जितनी भी टॉपिक्स हमने उठाए हैं वो सब प्रीवियस ईयर के ही थे, तो वो पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है. उसके अलावा आई हैव टेकन 2 मोर एग्जाम एनालिसिस. जो नॉट टू डू लिस्ट है वो एग्जाम एनालिसिस ही एक्चुअली 2019 और 20 की क्वेश्चन पेपर्स की ऐसे राइटिंग की, तो वो भी हम करवा चुके हैं. यूज अ 15 मिनट. सिंस ये ओल्ड पेपर है तो आपको इस बार जो 10 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है, ऑफ योर रीडिंग टाइम, क्या कहा गया है, यूज द 15 मिनट्स और योर 10 मिनट्स फॉर 2022 एग्जाम्स वेरी जुडिशियसली. उसको एकदम अच्छे से यूज करो कि मतलब उसका बेस्ट एंड फुलर यूटिलाइजेशन करो. रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उनको अच्छे से पढ़ो. चूज अ कॉम्पोजिशन टॉपिक ओनली आफ्टर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट. पूरी तरह से जब तक आप कॉम्पोजिशन को समझने टाइम क्लियर नहीं हो अपने माइंड में, उसको मत अटेम्प्ट करना. देन स्टार्ट क्वेश्चन 1. मतलब ये आपका कॉम्पोजिशन है तो उसमें मतलब जैसे व्हाट आई यूज टू डू एज अ स्टूडेंट कि हम ऐसे को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते थे. इवन तो मेरा ऐसे छूटता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मतलब जितना मैटर लिख पाते थे या तो वो नहीं रहता था मेरे पास, या तो हम प्रेस ही छोड़ आते थे, छूट जाती थी इन द सेंस. तो यहाँ पर सबसे पहले टिप आपको ये भी दी गई है कि ऐसे को आप सबसे पहले ही अटेम्प्ट करो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज योर डायरेक्टेड राइटिंग एंड प्रपोजल राइटिंग, और बाकी चीजें आपके पार्ट में अभी है नहीं इस बार. ओके, तो जब भी अगर आप किसी और को भी सजेशन दोगे तो उनको भी यही चीज बोलना कि दे कैन अटेम्प्ट ग्रामर एट लास्ट. बट स्टिल आई बिलीव कि अगर आपको 10 नंबर की चीजें और 10 मिनट में हो जाने वाली है तो आप उसको पहले कर सकते हो. रेस्ट इज अप टू यू. डू नॉट गिव 2 आंसर्स एनीवेयर इन द आंसर स्क्रिप्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी यही सेम चीज होती है कि आप थोड़ा सा एक ऐसे स्टार्ट करोगे फिर साइड में ऐसे करके क्रॉस मार्क कर देते हो. पहली चीज कि अगर कॉम्पोजिशन आपने गलत भी चूज किया है तो उसको ऐसे मत करो, उसको ऐसे करके एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दो कि हाँ मेरा ये आंसर गलत है. ओके,
और नहीं ना उसमें ऐसे ऐसे करके जो तुम लोग खिचड़ी पका देते हो ऐसे ऐसे करके, ये सब भी मत करना। वही सेम चीज यहाँ पे दी हुई है कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स मत लिखा करो, यही सेम चीज यहाँ पे दी हुई है। देन उसके बाद क्या कहा गया है, रीड थ्रू द पेपर ऑन कंप्लीशन टू अवॉइड मिस्टेक्स। मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए अपने पेपर को दोबारा से पढ़ा करो। पूरा पेपर आपने लिखा है 4 पेज 5 पेज का, उसको दोबारा से रीड करो, उसके लिए आप अपना टाइम स्पेयर करके रखो, ये चीज यहाँ पर बोली गई है। देन वील स्टडी 2019 का जो सजेशन उन्हें दिए थे। सबसे पहला द सेम सजेशन दैट प्रैक्टिस पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स, प्रैक्टिस ऑल द राइटिंग स्किल्स स्पेशली ऐसे राइटिंग। सिर्फ वीडियो देखने से या चीजों को रीड करने से कुछ नहीं होगा, until you use your own brain while writing it. ओके, प्रैक्टिस मोर एक्सरसाइजेस इन ग्रामर, अभी इसकी जरूरत नहीं है आपको। रीड न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स टू एनरिच वोकैबुलरी, मींस जितना आप बुक्स को, एनी सॉर्ट ऑफ बुक्स या फिर नॉवेल्स को पढ़ोगे या न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, आपको पता चलेगा, या इंग्लिश मूवीज में भी यही चीज होती है कि आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि उस वर्ड का क्या यूज है वहां पर। गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू द practice of comprehension passage, it is of no use right now. Read instructions carefully, very important. यूज द रीडिंग टाइम इफेक्टिवली, इसके लिए यही चीज सेम चीज बोली गई कि आप अपने रीडिंग टाइम पे अपने नेक्स्ट 1.5 घंटे यहाँ पर डिसाइड करते हो। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, ऑब्वियसली इस बार तो आपका पूरा का पूरा पेपर कंपलसरी है उसमें, मतलब एक्सेप्ट द ऐसे पार्ट, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 तो पूरा कंपलसरी ही है। चूज द कॉम्पोजिशन टॉपिक ओनली आफ्टर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, फिर से वही सेम चीज बोली गई है कि कॉम्पोजिशन टॉपिक को सिर्फ पूरी तरह से जब आप समझ लो, जब आपको उसके सारे पॉइंट्स क्लियर है, सिर्फ तभी उस टॉपिक को अटेम्प्ट करो। डू नॉट अटेम्प्ट ऐसे लास्ट। नाउ आई वुड सजेस्ट यू दिस अगेन कि हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है आपका पेपर छूट जाएगा लास्ट में, ऐसे को सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो। जो चीज, हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी भी मैं और इसमें लिख सकता हूँ, तो उतने के लिए जगह छोड़ दो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, सेम पेज की, पूरा पेज मत छोड़ना। और उसके बाद बाकी आप फिर से दोबारा से आके उसको खत्म कर लेना इफ पॉसिबल, लेकिन ऐसे आप स्टार्टिंग में ही लिखा करो। नो द फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल राइटिंग एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। जितनी भी बार, 2 हमने वीडियोस डाले प्रपोजल राइटिंग के, उससे रिलेटेड आप जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रपोजल राइटिंग, उसको करो। ओके, व्हाट आई कैन डू फॉर यू, कि अभी भी अगर मुझे किसी बुक में, सिंस आई हैव वन बुक, कोई है मेरे पास एक किताब, तो उससे उससे रिलेटेड जितना भी मेरे पास प्रपोजल राइटिंग या डायरेक्टेड राइटिंग का कुछ पार्ट होगा, तो हम उसको सॉल्व करके नहीं देंगे। नाउ आई विल सेंड यू दोज क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम, आप उस फोटो को देखना और अपने आप से प्रैक्टिस करना। 2 दिन में आप यही चीज है जो आपके दिमाग में लास्ट में सेटल्ड रहेगी। देन एम्पलीफाई ऑल द गिवन हिंट्स एंड क्लूज इन द रिपोर्ट राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपसे रिपोर्ट राइटिंग में यही सेम चीज बोली गई है कि आपको जितने भी हिंट्स या क्लूज दिए जाते हैं, आप बस उसको खींच के बड़ा करो, इन द सेंस कि उसको इलैबोरेट करो। वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट एज द पेपर हैज 3 राइटिंग कॉम्पोजिशंस, क्योंकि प्रपोजल राइटिंग, डायरेक्टेड राइटिंग एंड द कॉम्पोजिशन या ऐसे इटसेल्फ, तो इस 3 है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। हवा में चीजें नहीं हो जाएंगी। ये नहीं कि हम पूरा का पूरा 1 घंटा केवल ऐसे राइटिंग में दे रहे हैं। Do not give 2 answers anywhere in the answer script. This I have told you. Read the comprehension passage carefully before attempting. अभी ये आपके यूज का नहीं है ये, क्योंकि पहले का पेपर है, हम इसीलिए आपको ऐसे समझा रहे हैं। Begin every question on a fresh page. Very important. हर क्वेश्चन को आपको फ्रेश पेज पे अटेम्प्ट करना है। ओके, लीव स्पेस एंड व्हाट यू विल डू, एटलीस्ट बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 लाइन्स तो आप छोड़ ही दो। एंड मार्जिन फॉर द एग्जामिनर्स कमेंट्स, की थोड़ा सा, पहले चीज की मार्जिन तो ऑलरेडी बनी होती है, बट फिर भी उसके अलावा थोड़ी सी, जितने में आप एक वर्ड लिखते हो जैसे कि एंड, ठीक, तो दोनों दोनों तरफ उतनी उतनी, सिर्फ इतनी, ये भी नहीं कहेंगे इतनी इतनी लिखे सिर्फ बीच बीच में लिखो, बट एटलीस्ट इतना इतना पार्ट और छोड़ दो। जैसे ये आपकी मार्जिन है, तो आप यहां से स्टार्ट करो, ये चीज उसमें दी हुई है।
और हर क्वेश्चन को एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। एडयर टू द वर्ड लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर आपने अपने पास कोई ऐसे कोई डायरेक्टेड राइटिंग या कोई प्रपोजल राइटिंग लिखी है तो उसके वर्ड्स काउंट कर लो, एटलीस्ट आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये एक बड़ा पन्ना है या A4 शीट है, तो हमें इससे ज्यादा में नहीं लिखना है। ओके, देन पे अटेंशन टू हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ऐसे ऐसे करके अगर हवा हवा में ऐसे ऐसे करके करके लिखते जाओगे तो ऑब्वियसली मार्क्स इसके कहाँ डिडक्ट होते हैं। अगर एग्जामिनर को आपने जो वर्ड लिखा है वो नहीं समझ में आया उनको, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट गिव यू मार्क्स। और अगर आपने ट्रबल किया उनको, गंदी संदी राइटिंग में लिख दिया, खराब राइटिंग इज ऑल्सो इक्वल टू बैड फॉर्मेट। भले आप जितना अच्छा फॉर्मेट लिख दो, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो चीज फिर एकदम बैलेंस हो जाती है, वो मतलब you will not get good marks on it. Okay, on completion go through the paper and rectify errors. भले ही आपने बहुत, no matter जितनी भी अच्छी आपकी इंग्लिश हो, बट एटलीस्ट हर बच्चा एक ह्यूमन एरर, इवन आई ऑल्सो टिल नाउ व्हेनेवर आई राइट, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स, कहीं कुछ छूट गया, द छूट गया, एंड छूट गया, या एक कोई वर्ड छूट गया, तो वो हो जाता है। तो एटलीस्ट रीड किया करो एंड अपने एरर्स को रीचेक कर लिया करो, रेक्टिफाई किया करो। एंश्योर दैट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन अटेम्प्टेड। अभी तो खैर आपका पेपर इतना बड़ा नहीं है कि आप उसमें प्रपोजल राइटिंग लिखना भूल जाओ या डायरेक्टेड राइटिंग भूल जाओ, बट स्टिल यू नीड टू नो। इवन ये आप अपने बाकी भी जितने भी आपके आईसी के एग्जाम्स होंगे एक्सेप्ट दिस, तो उसके लिए भी ये सजेशंस आपको काम आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2020 वाला पार्ट। 2020 वाले पार्ट में क्या कहा गया, प्रैक्टिस इज द की टू इंग्लिश पेपर 1। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, और इट हैज बीन प्रूव टाइम एंड अगेन दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कि जितना आप चीजों की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। रीडिंग गुड क्वालिटी इंग्लिश बुक्स एंड मेकिंग अ पॉइंट टू स्पीक इन इंग्लिश मीन्स व्हाट यू नीड टू डू इज कि हाँ आपको इंग्लिश बोलनी है तभी चीजें अच्छी होंगी। लर्न डिफरेंट usages and changes of words in the language, कि where what things are used, tenses are very important। जब तक आप tenses नहीं पढ़ोगे तो no part of the English language or any of the subject will be able to be completed. Okay, डेवलप द हैबिट ऑफ कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम आपको स्पेशली लिटरेचर के लिए तो जरूर बोलेंगे। इवन दो I'll give you these suggestions while doing literature exams practice also। तो आपका जब लिटरेचर का एग्जाम होगा उससे पहले भी ये चीजें हम आपको बताएंगे। लिटरेचर के लिए जो सजेशंस दिए हैं ये लैंग्वेज के हैं। लर्न न्यू वर्ड्स एंड देयर यूज, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। बहुत चीजें बोली जाती हैं कि फॉर्मल वर्ड्स यूज करो, इनफॉर्मल नहीं यूज करने। जैसे हमने आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में आपको डिफरेंस बताया था, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में आप इन जनरल भी चीजों को सर्च कर सकते हो। जैसे एक वर्ड है बाय, बाय खरीदना, तो बाय इज इनफॉर्मल एंड उसी का ही एक वर्ड हो जाता है परचेज, दैट इज फॉर्मल। ओके, तो यही सेम चीज बोलिए कि अगर आप एक वर्ड यूज कर रहे हो तो उसको आपको दोनों यूसेज समझ में आने चाहिए, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस ऑल 4 क्वेश्चंस इन पास्ट ईयर्स आईएससी क्वेश्चन पेपर्स। ऑल 4 इन द सेंस की कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर भी उसमें थी, तो अभी वो चीजें नहीं है इसलिए। देन प्रैक्टिस ऑल 6 टाइप्स ऑफ एसेज। आपको 6 के 6 पढ़ने, ये नहीं आप चीज पर रिलाई होकर जाओगे अरे हमें तो आर्ग्यूमेंटेटिव ही अटेंड करना है। अब नथिंग कि अगर आर्ग्यूमेंटेटिव में कोई ऐसा पार्ट आ गया जो लिटरली आपको नहीं पता है, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम वेरी पुअर इन पॉलिटिकल ऐसे, और कहीं उसमें कोई आर्ग्यूमेंटेटिव में कुछ डेमोक्रेसी के बारे में पूछ लिया गया, तो आपके पास चीजें होती है बट आप उसको उतने नाइसली नहीं इलैबोरेट कर सकते। तो एटलीस्ट सारे तरह के ऐसे के बारे में पढ़ के जाया करो। नो फॉर योरसेल्फ वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज एंड देन practice all kinds of essays, and then after reading it if you know ki haan this one is the best in which I can write the best, then you can attempt that. Be familiar with all types under directed writing, और इसमें हम आठों की आठों आप लोगों को करवा चुके हैं। ओके, तो ये कर लेना। अब 2020 तक का ये हो गया। देन वी विल डू द क्वेश्चन पेपर में हम मार्किंग डिविजन हम फिर भी कर दे रहे हैं। सी, वेरी फर्स्ट थिंग 1 hour
1.5 आवर है, 60 मिनट ये हो गए और 30 मिनट्स ये मेरे हो गए। तो व्हाट यू कैन डू, 60 मिनट्स कैन बी स्पेयर्ड फॉर एसे राइटिंग। ठीक, इसमें से आई कैन डिवाइड दिस फॉर 3 थिंग्स। द वेरी फर्स्ट इज डायरेक्टेड राइटिंग, ओके, नेक्स्ट इज प्रपोजल राइटिंग, एंड लास्ट में ये दोनों हो गए 20-20 मिनट हम इसमें डाल दे रहे हैं। ठीक, दिस इज 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, 40 मिनट्स ये हो गए। लास्ट का 10 मिनट्स जो आपके पास बचेगा, those 10 minutes can be kept for revision. अब now the question is कि what if कि अगर आपका जो पेपर है वो इतनी जल्दी में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उसी के लिए बोला गया है कि ये जो आपके पास 10 मिनट ऑफ रीडिंग टाइम है, ठीक है, कैंडिडेट्स आर अलाउड एडिशनल 10 मिनट्स ओनली फॉर रीडिंग द पेपर। सबसे पहले उसमें अपने पार्ट को फ्रेम करो। आई एम स्टिल सेइंग कि जो भी प्लेलिस्ट में जितनी भी चीजें इंक्लूडिंग द नॉट टू डू लिस्ट ऑफ कॉम्पोजिशन राइटिंग, आपको लगता होगा कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अरे हटाओ ये कौन देखेगा, ओके, तो बट स्टिल आप उसको पढ़ोगे, या अगर आपने अपना आधा घंटा या 45 मिनट या जितने भी टाइम ड्यूरेशन की हुई, अगर आपने पूरे दिन में एक बार भी उसको देख लिया है ना, तो आई बिलीव कि जो मिस्टेक्स आप एक्चुअली करते हो वो नहीं करोगे। ओके, तो 10 मिनट में विच एवर पार्ट, लाइक जैसे इसमें बहुत सारे दिए और इन सबको हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं। तो ये जितने भी काइंड्स ऑफ एसेज हैं, अगर इसमें से आपको लगता है कि नैरेटिव आपको आता है, तो वो जो 10 मिनट है, आपको उन 10 मिनट्स में भी 5-5 मिनट डिवाइड कर लो। 5 मिनट्स आर इनफ। देखो, प्रपोजल राइटिंग में इतना आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हाँ उसमें थोड़ा सा बस आपको वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा जहां आपको हेडिंग और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंशिएट करना है। देखो, फिर से हम बता दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में आप स्टूडेंट्स के बेनिफिट के बारे में सोचते हो, ठीक है, कि उनको ये चीज कैसे हेल्प करेगी, और दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स में आप उनके बेनिफिट के बारे में सोचते हो। हेडिंग में आप ये लिखोगे कि आपका पर्पस क्या है फॉर दैट प्रपोजल, जो भी चीज आपको ऑर्गेनाइज या अरेंज करनी है उसका आपका क्या रीजन है। तो इसमें क्या कहा गया कि अगर आप कोई भी, मान लो आप ये वाला टॉपिक भी अटेम्प्ट करते हो, टेक 5 मिनट्स, अपने दिमाग में उस चीज को फ्रेम करो। 10 मिनट बहुत होते हैं, उसको फ्रेम करो कि अच्छा मुझे स्टार्टिंग ऐसे करनी है, देन आई विल मूव टू दिस पार्ट, देन दिस विल बी टेकन, देन दिस, एंड द लास्ट कंक्लूजन। जैसे ही स्टार्ट हो बस अपना लिखना शुरू कर दो, क्योंकि 1.5 घंटे में ये पूरा पेपर, इट इज देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ये आपका पेपर छूट जाएगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं लास्ट के 10 मिनट्स इसमें कर देना। अच्छा, एक और चीज आई वुड बी सेइंग कि सपोज करो कि आपने एक बड़ी सी स्टोरी लिख दी, ठीक है, अब ये जो स्टोरी है, अभी भी स्टोरी भी, हाँ स्टोरी या कोई भी चीज हो, जैसे मान लो आर्ग्यूमेंटेटिव है, अभी भी आपका कंक्लूजन वाला पार्ट जो आपको सबसे लास्ट में लिखना है, ऑलमोस्ट कह लो अभी भी इसके लिए हाफ पेज ठीक बाकी है, और आपके 30 मिनट्स हो गए हैं। बहुत ज्यादा उसको एक्सटेंड करोगे तो 35 तक कर लेना, हम फिर भी बता दे रहे हैं 35 मिनट्स बहुत मैक्सिमम है उसके लिए। अगर अभी भी नहीं हुआ है, जस्ट लीव इट देयर इटसेल्फ, ओके, सेंटेंस कंप्लीट करो, उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने इस पे बहुत फोकस किया कि हाँ नहीं मुझे ऐसे तो कंप्लीट करना है 45 मिनट हो जा रहे हैं, आई एम स्टिल सेइंग कि जहां वो 35 मिनट होते हैं जस्ट लीव इट देयर, और उसके बाद ढंग से अपनी डायरेक्टेड राइटिंग, सुंदर सुंदर शब्दों में अपनी डायरेक्टेड राइटिंग एंड अपनी प्रपोजल राइटिंग करो, उसका प्रॉपर फॉर्मेट रखो, टेक द होल 20 मिनट्स फॉर इट, और भले ही लास्ट के 5 मिनट्स में रिवीजन करना, बट प्लीज स्पेयर दोज। फिर भी हम कहेंगे कि 10 मिनट का टाइम अपना रखना। देखो, डायरेक्टेड राइटिंग और प्रपोजल राइटिंग में दिक्कत होती है, बट ऐसे राइटिंग में आपको इतनी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे राइटिंग में बहुत चीजें होती है सोचने के लिए, और उन्होंने खुद आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए होते हैं। एंड स्टिल आई एम सेइंग कि अगर उन्होंने अलग अलग ये सारे पॉइंट्स दिए, लाइक डिस्क्राइब एन एरिया वेयर यू लिव, जहां पर आप रहते हो, तो ये एक अलग पैराग्राफ है। आपके नेक्स्ट डोर नेबर्स अलग पैराग्राफ है। डिफिकल्टी यू फेस्ड व्हाइल शिफ्टिंग इज अ डिफरेंट पैराग्राफ।
वाई यू लाइक और डिसलाइक द प्लेस, ये अलग पैराग्राफ है। और लास्ट में अपना फाइनल कंक्लूजन, अच्छी लगी वो जगह तो लिखो, नहीं अच्छी लगी तो भी लिखो, ठीक। तो एनी सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन्स विल बी रिटन, बट कंक्लूजन हर एक ऐसे में होता है। इवन स्टोरी राइटिंग में भी आप अपना लास्ट का लेसन या फिर सम सॉर्ट ऑफ मॉरल या लॉजिकल एंडिंग कुछ तो आप उसमें शो करते ही हो। ओके ये मेरा पेपर प्रेजेंटेशन का पार्ट, सॉरी पेपर प्रेजेंटेशन कह रहे हैं हम, टाइम मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। आई एम स्टिल सेइंग कि आई एम गिविंग यू 30 मिनट्स टू राइट फॉर एन एसे, बट अगर उसका टाइम एक्सटेंड होता है बहुत मैक्सिमम 35 मिनट, जस्ट लीव योर पेन देयर कि हाँ 35 मिनट हो गए, अब मुझे ऐसे राइटिंग में कुछ नहीं करना है, अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, आई विल मूव टू डायरेक्टेड राइटिंग। यस यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन फर्स्ट, आप चाहो तो डायरेक्टेड राइटिंग कर सकते हो या प्रपोजल कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज कि अभी ज्यादा चीजें हैं नहीं और तीनों में आपको बहुत ज्यादा ब्रेन अपना यूज करना है, तो ऐसे में करोगे ज्यादा बेटर है। 20 नंबर की चीज पहले कर लोगे, एक तो राइटिंग आपकी सुंदर आएगी, ऊपर से आपका 20 नंबर, जैसे मतलब पेपर का हाफ ऑफ द पार्ट इज ऐसे राइटिंग, तो जो जितने भी ब्रेन में न्यू न्यू आइडियाज आएंगे वो आपके पहले ही आपके कॉपी में हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, वेन एवर यू विल राइट एन ऐसे, पुट योर हार्ट इन टू दैट ऐसे। रीडर को समझ में आना चाहिए कि हाँ इस बच्चे ने ये चीज बतानी चाहिए। ओके उसके बाद लास्ट में, देन आफ्टर दिस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पेपर प्रेजेंटेशन। ये वाले क्वेश्चंस भी अभी हम लेंगे, पहले हम पेपर प्रेजेंटेशन तुम लोग को समझा दें। देखो पेपर प्रेजेंटेशन में द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि अब आपने सपोज करो कि यहाँ पर कुछ ना कोई सम सॉर्ट ऑफ ऐसे आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इतने से बॉक्स में मतलब इतने से पार्ट में आपने एक ऐसे लिख दिया, इतना पार्ट 4-5 लाइनें आपको लिखने के बाद आपको ये समझ में आता है कि हाँ ये ऐसे हमें नहीं करना है, कोई अच्छा नहीं समझ में आता, दूसरा अटेम्प्ट कर लेंगे, ये मत करना। यहाँ करोगे किसी को दिखेगा भी नहीं कि हाँ ये कट वाला है, इसमें हमको मार्क्स नहीं देने। जस्ट ड्रॉ अ सिंगल लाइन लाइक दिस कि हाँ ये चीज नहीं चेक होनी है, बस आप उसको ऐसे करके कट कर दो। दूसरी चीज, ये मत लिखना, अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है ये मत लिखना। बच्चे कहेंगे मैम क्या बता रही, लिटरली आई हैव सीन दीज थिंग्स इन द नोटबुक्स, आंसर शीट्स में इवन मैंने देखी है, नॉट ऑफ बोर्ड बट इन जनरल आई एम टेलिंग कि ये मैंने देखी है, इसलिए आई एम टेलिंग कि ये चीजें मत करना। ओके उसके बाद फिर एक और चीज हम इसमें बताएंगे, सपोज कि आपका कोई भी सेंटेंस है, लाइक यू आर राइटिंग वन ऑफ द सेंटेंसेस दैट Mumbai is a great place to visit during winters. Okay, and to have marvelous dishes. अब सपोज कि ये जो स्पेलिंग है, दिस मार्वलस स्पेलिंग, ये गलत है, क्या करोगे, ये मत करना, ये मत करना। इसकी जगह पे व्हाट थिंग यू कैन डू इज, आप इसको एक सिंपल लाइन में कट करना, ठीक, उसके ऊपर लिख देना, यहाँ लिख देना, या इसको भी ऐसे करके डिश को लाइन से कट करके यहाँ पर लिख देना, बट ये जो खिचड़ी पका देते हो ना ये मत करना इसमें। ओके देन नेक्स्ट थिंग इज नो व्हाइटनर इज सपोज टू बी यूज, ये भी काम मत करना। नेक्स्ट थिंग, देयर आर समटाइम्स कि अगर आपको कोई बड़ा सा वर्ड दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड नोन एज फिजियोग्राफी, ओके ये और ये, देखो बहुत सिंपल सी चीज समझना, फिजियोग्राफी को अगर हम यहाँ पे अलग लिखेंगे, अगर हम इसको यहाँ पर अलग लिखते हैं और यहाँ अलग लिखते हैं, both these words have meaning, समझ रहे हो, both these words have meaning। इसलिए जब आप इसको आधा आधा डिवाइड कर देते हो, मान लो यहाँ पर आपके पास जगह नहीं थी, आपने इसको यहाँ पर लिख दिया, तो इट विल बी कंसिडर्ड, लेकिन कब ये चीज नहीं कंसिडर होगा, अब मान लो कि आपको एक वर्ड लिखना था, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू राइट विंटर्स हेयर,
ठीक है। एक आपको वर्ड लिखना था विंटर्स, जो कि यहाँ पर नहीं आया। विंट यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर हमने ERS लिख दिया है। ये भी मत करना, क्योंकि इस टर्म का जो आप लोग ने आधा हिस्सा डिवाइड कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है और इसी के कारण इसके भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद इन वेर एवर यू आर राइटिंग, प्लीज डोंट राइट शॉर्ट फॉर्म्स। ये मत करना, ये मत करना, एंड ऐसे मत लिखना, नंबर ऐसे करके मत लिखना। ओके, सिंस दिस इज योर इंग्लिश पेपर, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी की एज बता रहे हो, यू आर टेलिंग कि हाँ द पर्सन इज ऑफ 14 years, 14 विल बी रिटन इन वर्ड्स नॉट इन नंबर। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ, फोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें अगर आपके काम की तो आप उसको लिख सकते हो, बट इन केस आप जनरल बता रहे हो कि वहां पर 5 मेंबर्स थे, तो ये 5 आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे करके। ये वाला जो 5 है वो उसमें नहीं जाएगा। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और अगर नहीं समझ में, लाइक आई एम सेइंग, इन केस वहां पे दिखा नहीं होगा क्योंकि हम दिख रहे होंगे साइड में, तो आई एम सेइंग कि इफ समवेयर यू हैव टू राइट 5 कि 5 मेंबर्स आए थे, तो 5 ऐसे आप लिखोगे, आप 5 को ऐसे करके नहीं लिखोगे। ठीक, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई। इफ देयर इज स्टिल समथिंग दैट यू नीड टू नो, आस्क मी, एंड देन वील बी डूइंग द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो अभी तक हमसे कमेंट बॉक्स में सबने पूछे हैं। सबसे पहली चीज इज व्हाट इज डायरेक्टेड राइटिंग। डायरेक्टेड राइटिंग इज अ काइंड ऑफ राइटिंग जिसमें आपको ऑलरेडी कुछ सॉर्ट ऑफ डायरेक्शंस दिए होते हैं, जिसके हम 8 टॉपिक्स आपको करवा चुके हैं और वही 8 टॉपिक्स ही दिए जाएंगे। व्हाट आर दोज 8 टॉपिक्स? फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू, रिव्यू ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच राइटिंग थी, और क्या था उसमें? स्पीच राइटिंग थी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था, और क्या था? 3 प्रोग्राम्स और थे जो हमको याद नहीं आ रहे हैं। बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, रिव्यू ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके, एंड देखो अभी भी हम 4-5 भूल गए, तो उसमें टोटल जो होते हैं वो 8 टॉपिक्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसकी फोटो हमने उसमें भेज दी है। कहाँ पर हमने भेज दी है? टेलीग्राम में हमने भेज दी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें 8 टॉपिक्स होते हैं, यू नीड टू नो, और हम सारे के सारे 8 टॉपिक्स आपको करवा चुके हैं प्ले लिस्ट में। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज, विल काउंसिल डिडक्ट मार्क्स फॉर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट? दे विल नॉट डिडक्ट मार्क्स, बट उन्होंने एक चीज बहुत सिंपल से बोली गई थी कि डायरेक्टेड राइटिंग को डायरेक्टेड राइटिंग की तरह ही लिखना चाहिए, ये कोई ऐसे राइटिंग नहीं है, तो आपको उसमें दुनिया भर की चीजें नहीं लिखनी है। देन, कैन लिटरेचर बुक बी टेकन फॉर बुक रिव्यू? इट इज अ बिग नो, कि नहीं, कोई भी लिटरेचर बुक, चाहे वो आपके 10th के सिलेबस की हो, 12th के सिलेबस की हो, इवन मर्चेंट ऑफ वेनिस हो, टेम्पेस्ट हो, कुछ भी आपको नहीं लेना है। यूज एज बुक रिव्यू कोई अलग से टॉपिक जो आप उसका यूज कर सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो अपने लिए कि हाँ हमको ये वाली बुक है, ये मैंने पढ़ी है। इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ नॉवल, बट कोई भी ऐसी चीज नहीं यूज करोगे। देन, is there any specific format for directed writing? Again, no. Council just asks you to amplify the वर्ड्स, द पॉइंट्स, जितने भी आपको पॉइंट्स दिए हैं डायरेक्टेड राइटिंग में। एक तो हम आठों के आठों टॉपिक्स में सब कुछ भूल गए हैं, ठीक, मेरा दिमाग वही चल रहा है। तो वो कहते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, यू जस्ट नीड टू एम्पलीफाई द पॉइंट्स। हाँ, प्रपोजल राइटिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है और वो हम आपको 2 बार करवा भी चुके हैं। ओके, फिर बोला गया है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऐसे। आई हैव गिवन यू नैरेटिव्स, अलग से हम दे चुके थे आपको ऑन टेलीग्राम, एंड देन अगेन आई हैव गिवन यू, कल हमने आर्ग्यूमेंटेटिव दिए थे, डिस्क्रिप्टिव दिए थे, रिफ्लेक्टिव एंड एक्सपोजिटरी एसेज भी दिए थे। स्टोरी राइटिंग हमने नहीं दी क्योंकि दोज आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इतना मेहनत भी करोगे उस पर और उसके बाद उसमें से कुछ आए भी ना तो कोई फायदा नहीं। ये टॉपिक्स भी
इन द सेंस एक्सपेक्टेड या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इन केस इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाता है तो एटलीस्ट आपको पता होगा ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने कल सेंड किए थे. Do we have to write name and designation at the end of proposal writing? No. एंड ऑफ प्रपोजल राइटिंग में आपको सिर्फ एक लाइन में कंक्लूजन लिखना होता है, जैसे वी होप दैट दिस प्रपोजल राइटिंग विल बी एक्सेप्टेड सो दैट इट इज सो दैट ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट कैन बिकम अ रियलिटी. ठीक, ऐसे करके आप सिर्फ अपने पूरे प्रपोजल को लास्ट में 2 लाइन में कंक्लूड कर दोगे. फिर क्या कहा गया, आर हेडिंग्स ऑल्सो रिटन इन ऐसे? नहीं, ऐसे राइटिंग में कभी भी हेडिंग्स नहीं लिखी जाती हैं. कोई इवन नॉट इवन ये जो तुम लोग इंट्रोडक्शन लिख देते हो ये भी नहीं लिखा जाता है ऐसे राइटिंग में. सिर्फ आप लोग उसको स्टार्ट करते हो, पैराग्राफ से स्टार्ट करते हो और उसके बाद हर एक हेडिंग के लिए आप एक डिफरेंट पैराग्राफ यूज करते हो. डू वी हैव टू राइट प्रपोजल राइटिंग इन अ बॉक्स? नो. स्पेसिफिक कुछ भी ऐसा नहीं दिया है कि हाँ आपको प्रपोजल राइटिंग किसी बॉक्स में लिखना है. हाँ, जिस फॉर्मेट में वो दिया है, सेंटर में मेन हेडिंग है, बाकी हेडिंग साइड में लिखी हुई है. हेडिंग या वो इंट्रोडक्शन या हेडिंग वाला पार्ट है वो, या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या लिस्ट ऑफ मेजर्स हैं, तो ये सारी चीजें कॉर्नर में दी है, आप उसको वैसे करके लिख सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग. एक तो हमको ये सारी चीजें याद नहीं हो रही. देखो अभी हम फिर से इसको याद करते हैं. स्पीच हो गया, ठीक है, स्पीच हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया. पूछ भी नहीं सकती मैं अभी यहाँ पर किसी से. इसको स्पीच, रिपोर्ट, आर्टिकल राइटिंग. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू. उसके बाद रिव्यू ऑफ कल्चरल प्रोग्राम. अब कौन सा टॉपिक बचा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और बस यही बस हैं जो हमको याद आ रहे हैं. इसके अलावा अभी भी एक टॉपिक है जो हम भूल रहे हैं. ओके, देन विल आउटलाइंस बी गिवन इन डायरेक्टेड राइटिंग. रुको अब हम देख ही लेते हैं इसमें. लेट मी जस्ट सर्च इट ऑन माय यूट्यूब चैनल. मुझे इतना तो पता ही होगा कि हाँ कौन कौन से उसमें वो हैं. डायरेक्टेड राइटिंग में कौन कौन से 8 टॉपिक्स है ना टोटल. तो लेट मी जस्ट फाइंड दोज 8 टॉपिक्स ISC इंग्लिश लैंग्वेज में. फिल्म रिव्यू हो गया, पर्सनल प्रोफाइल, आई वाज फॉरगेटिंग. ठीक है, ये पर्सनल प्रोफाइल वाला पार्ट हो गया. अब हो गए ये पूरे के पूरे 8 टॉपिक्स. फिर से हम इनको फिर से इनको बता दे रहे हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स हो गए. मतलब दीज आर द टॉपिक्स जो सबके सब आपको करने हैं. और हाँ, सारे टॉपिक्स आ चुके हैं, हमने सब करवाए भी हैं. सिर्फ 2014 में एक रिपोर्ट आई थी, वो हमने नहीं करवाई क्योंकि ऑलरेडी हमने रिपोर्ट राइटिंग के आपको 2 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं. तो स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बुक रिव्यू. और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए हमें कोई एग्जाम्पल नहीं मिला था. फिल्म रिव्यू, रिव्यू ऑफ कल्चरल प्रोग्राम एंड पर्सनल प्रोफाइल. देन क्या बोला गया, विल आउटलाइंस बी गिवन फॉर डायरेक्टेड राइटिंग. यस, आउटलाइंस मीन्स जो भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बोला जाता है कि नेम ऑफ द बुक, इट्स ऑथर, ये सारी चीजें, तो हाँ आपको डायरेक्टेड राइटिंग में दिया जाएगा. डायरेक्टेड राइटिंग में आपको आउटलाइंस दी जाएंगी. ओके, देन नेक्स्ट इज इन मेनी बुक्स रिव्यूज नंबर ऑफ पेजेस एंड ऑथर नेम इज टू बी रिटन. देखो बुक रिव्यू 2 बार आई थी, हमने जो सबसे रिसेंट वाला था वो हमने लिया था. ऐसे फिल्म रिव्यू भी बहुत पहले एक बार आई थी. ठीक है, तो फिल्म रिव्यू में हमने वो वाला टॉपिक उठाया है जो आपका स्पेसिमेन में दिया हुआ था. उससे पहले भी कहीं बहुत ज्यादा पूछा गया था, मतलब वो थोड़ा सा अलग तरह से था, वो बताते आप कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए हमने ये चीज नहीं की. देन लास्ट इज डू वी हैव टू राइट बाय स्टाफ रिपोर्टर एट द एंड. आई डोंट नो दिस. ठीक है, मे बी. देखो इस चीज पे भी हमने सिर्फ एक ही आपको आंसर दिया था, whosoever asks this, कि in case यहाँ पर आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो, दैट आई टेल यू एज फार एज आई नो एंड एज फार एज काउंसिल ने जितनी चीजें बताई हैं अपने
PDF या अपने भी डॉक्यूमेंट्स में, हम उस अकॉर्डिंग आपको बताते हैं. इन केस जितना हमने इवन रिपोर्ट में भी पढ़ा था, जितना हमने न्यूज़पेपर, करंट न्यूज़पेपर्स देखे थे, उसमें भी कहीं बाय करके कोई नाम नहीं लिखा हुआ है कि बाय दिस पर्सन या नेम लिखा हो. तो रिपोर्ट राइटिंग में इफ इन केस योर स्कूल टेल्स यू कि हाँ आपको बाय स्टाफ रिपोर्टर लिखना है, you can write it. if there is any sort of deviation what I am telling here और वो बता रहे, तो आप स्कूल वाला फॉलो करो. अगर कुछ नहीं पता है तो आई वोंट से कि आपको ये चीज लिखनी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो प्रपोजल राइटिंग की तरह उन्होंने भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया होता. ओके देन अब एक और चीज है जो अभी हमको याद आई जब तक तुम लोग ने ये सब चीजें हमसे पूछी हैं. देखो बहुत सारी लाइनें होती हैं जब आप लोग कोई भी ऐसे वैसे को लिख रहे होते हैं, एंड इन केस यू हैव टू स्टार्ट लाइक सपोज कि आपका जो भी पार्ट है वो यहाँ पर खत्म हुआ है, दैट थिंग्स गोना बी वेल, या आप एक मतलब लाइन लिख रहे हो, थिंग्स आर गोइंग टू बी, आर गोइंग टू बी वेल सून. ठीक है, इतना पार्ट आप लोग ने लिखा. नेक्स्ट पैराग्राफ यहां से नहीं शुरू होता है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी पूरी लाइन छोड़ देते हैं. यहीं से शुरू करो. ठीक है, यहां से आई बिलीव दैट वर्किंग हार्ड. तो अब यहाँ पर हम क्यों ये चीज लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि जब भी आप पैराग्राफ चेंज करते हो आप पूरी की पूरी एक लाइन मत छोड़ा करो. और दूसरी चीज की स्पेसेस भी इवन आप ना ही छोड़ो तो ही बेटर है, क्योंकि हमने जितने भी अभी न्यू फॉर्मेट्स हमने देखे तो उसमें जितने भी चीजें इससे राइटिंग शुरू हो रही तो वो मार्जिन से ही शुरू हो रही है. ठीक है, और जहां पर अभी हमने आपको सजेशंस पढ़ाए थे उसमें एक और चीज लिखी हुई थी, दैट क्या लिखा हुआ था उसमें कि आपको थोड़ा सा मार्जिन और थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है एग्जामिनर के कमेंट के लिए. तो यू कैन डू वन थिंग, अगर आपका ऐसे पहली चीज न्यू पेज से आप डायरेक्टेड राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग या डायरेक्टेड राइटिंग और प्रपोजल राइटिंग आप अटेम्प्ट करोगे और सेम पेज से नहीं करोगे, एंड लीव एटलीस्ट 3-4 लाइंस इन केस आपकी जो डायरेक्टेड राइटिंग है वो सबसे ऊपर ऊपर एक लाइन में खत्म हो गई मान लो. अब आप इन केस इफ यू वांट तो आप सेम पेज से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें एटलीस्ट 3 लाइंस आप छोड़ देना फॉर द एग्जामिनर टू राइट हिज कमेंट्स. ओके, नाउ इफ देयर इज समथिंग except or apart from it that you have not understood, mention it in the comment box. and 2 दिन है, 2 दिन में try to read the book reviews. 2-3 एटलीस्ट जो भी अच्छी बुक्स हैं क्लास 12 से रिलेटेड हमने बताया भी था, उससे रिलेटेड बुक रिव्यूज पढ़ लो कि इन केस इसके अलावा कोई और टॉपिक आ जाता है, आउटलाइन आ जाती है बुक रिव्यू में, तो आप उसको कर सको. सेम इज विथ फिल्म रिव्यू. जितने ज्यादा, भले ही बॉलीवुड पढ़ो चाहे हॉलीवुड पढ़ो, जितने ज्यादा, या इवन साउथ इंडियन मूवीज भी पढ़ सकते हो, तो जितने आप बुक रिव्यूज या मूवी रिव्यूज पढ़ोगे उससे इट विल बी बेटर कि हाँ कोई आउटलाइन आ जाती है तो आप उससे डील कर पाओ, कोई न्यू आउटलाइन आ जाती है तो आप उससे डील कर पाओ. ओके, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम. दोबारा से PDF जो हमने भेजे थे टेलीग्राम पर उसको पढ़ लेना. इफ देयर इज स्टिल समथिंग मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम. डू वेल. थैंक यू.